हेलो फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर और आज हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर है बायबैक ऑफ शेयर्स। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और लगभग 90% सिमिलर है एज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी इनमें माइनर डिफरेंसेस हैं, बट अदरवाइज इनका जो बैकग्राउंड है या जो टोन है वो बहुत हद तक सिमिलर है। नाउ ये जो बायबैक ऑफ शेयर्स है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। छोटा सा ही चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 3 से 4 क्लासेस का ये चैप्टर है। इसमें बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये आता है कि सर बायबैक कर रही है कंपनी, वो आपसे कहते हैं जर्नल एंट्रीज बना के दिखा दो। और दूसरी तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो कहते हैं जी हम आपको ये डेटा दे रहे हैं, बताओ कंपनी मैक्सिमम अगर बायबैक करना चाहे तो कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकती है। यानी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं और एक हमारे पास जर्नल एंट्री से क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट और जर्नल एंट्रीज बताऊंगा और फिर बाद में जाकर के हम वो कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आएंगे। अब हमारी बुक के अंदर यहां पर आपको 10 से 12 पेजेस में कंसेप्ट दिया हुआ है, जिसको मैं आपको समराइज करके बताने वाला हूं। मैं आपको दिखाता हूं। तो जब हम बायबैक पढ़ेंगे तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि मैंने उसके नोट्स आपके लिए यहां पर बना लिए हैं। और मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आप अपने पास एक तो कंसेप्ट का रजिस्टर रखिए, पतला रजिस्टर रखिए, वहां पर आप कंसेप्ट नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कंसेप्ट की रिवीजन में वो आपकी हेल्प करता है। तो ये आपके कंसेप्ट वाले रजिस्टर का नोट्स मैंने बना के रख लिया है। आप जब कंफर्टेबल हो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट कई बार कहते हैं कि सर हमें इसका पीडीएफ दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप चीजों को अपने हाथ से लिखेंगे नहीं ना तो वो आपको बहुत जल्दी भूल जाएंगी, मेमोरी में रहेंगी नहीं। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप उसको लिखिए। तो बुक के अंदर जो 12 पेजेस का कंसेप्ट बुक ने दिया हुआ उसका मैंने मेन इंपॉर्टेंट समरी यहां पर आपको दिया हुआ है। तो पहले मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो जर्नल एंट्रीज जो हमें बनानी होती है वो कुल मिलाकर के समझ लीजिए 10 से 12 एंट्रीज के 12 एंट्रीज के आसपास हो सकता है कि एंट्रीज जो है हमें क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पूछी जा सकती हैं, जिसमें से कुछ एंट्रीज तो होती हैं वो तो हर क्वेश्चन में पास करनी ही करनी है। इसलिए मैंने उनको, अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंने यहां पर उनको मेन एंट्रीज के नाम से लिखा हुआ है, यानी ये कोर एंट्रीज हैं। और आज की क्लास में बेसिकली शायद मैं इन्हीं को कवर कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर बात करेंगे कि सर और कौन सी एंट्रीज आ सकती हैं। अब क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, कई बार होते हैं और कई बार नहीं होते, तो उनको मैंने सिचुएशनल एंट्रीज या एडिशनल एंट्रीज में कवर किया हुआ है। तो यानी कि जो जनरल एंट्रीज का मेरा पार्ट है मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं 2 क्लासेस में कवर कर लूं, क्योंकि हमारी क्लास शॉर्ट होती है, 1 घंटे की होती है, तो कवर हो नहीं पाता है। अच्छा, आपने और क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान ये रखना है कि पढ़ते हुए आपको पूरी कंसेंट्रेशन से सारी बातों को समझना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो चला रखा है, स्पीड बढ़ा दी है और उसके बाद में आप मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, ये मैं जनरल बातें हैं जो बार बार बताता है। तो चलिए सर चैप्टर शुरू करते हैं। सर ये बताओ बायबैक ऑफ शेयर से आपका क्या मतलब है? मैं अपना फोन भी जरा साइलेंट कर देता हूँ वरना बच्चे कहेंगे सर आपका फोन बज रहा है। हाँ जी, मैंने कहा था कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक ऑफ शेयर्स लगभग एक ही जैसे होते हैं। इन दोनों में होता क्या है, कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस करती है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी अपनी प्रेफरेंस कैपिटल को रिडीम मतलब वापस कर देती है, तो कैपिटल कम हो गई। और बायबैक में क्या होता है कि कंपनी अपनी कैपिटल को मार्केट से खरीद लेती है। अब कंपनी अपनी कैपिटल खरीदेगी तो क्यों खरीदेगी? इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं खरीदती, वो उसको कैंसिल करने के लिए खरीदती। यानी इसका भी नेट इफेक्ट यही है कि कंपनी की कैपिटल जो होती है वो कम हो जाती है। तो हमारे पास पहले मैंने जो मुझे लगा कि कोर एंट्रीज हर क्वेश्चन में पास करनी होती है, वो टोटल मेरे पास 5 एंट्रीज हैं। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने कंसेप्ट लिख के दिया हुआ, बाद में आराम से नोट कर लेना, टेंशन नहीं। अभी जब समझना है तो बातों को आप ध्यान से समझिए। बायबैक का मतलब है कि कंपनी अपनी ही कैपिटल को बाय कर रही है। सर कंपनी कौन सी कैपिटल बाय करेगी? कंपनी की कैपिटल 2 तरीके की होती है, एक इक्विटी होती है और एक प्रेफरेंस होती है। तो कंपनी अपनी कोई भी कैपिटल बाय कर सकती है, यानी वो अपनी इक्विटी कैपिटल भी बाय कर सकती है, प्रेफरेंस भी बाय कर सकती है, लेकिन ये ज्यादातर आपको इक्विटी कैपिटल बायबैक करती हुई
दिखेगी क्वेश्चन में, अक्सर आपको इक्विटी कैपिटल के बारे में ही मिलेगा। ना पहले थोड़ा सा, एंट्रीज बहुत सिंपल हैं, केवल आपके माइंड में, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा समय लेगी, इसलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले लॉ ये कहता है कि गगन, अगर कोई भी बढ़िया काम करना हो ना, तो पहले क्या करो, उस काम के पैसे अपने एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। शायद हो सकता है कभी आपने एस्क्रो अकाउंट जैसे शब्द कभी सुने हो। तो मैंने क्या कहा कि आपका एक बिजनेस का बैंक अकाउंट है, वहां से आप मनी को निकाल करके कहां ट्रांसफर कर दो, एक सेपरेट अकाउंट खोल के उसमें ट्रांसफर कर दो, और वो सेपरेट अकाउंट उसी पर्पस का होना चाहिए। यानी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं बायबैक करने जा रहा हूं। तो मेरे एक बिजनेस का एक नॉर्मल बैंक अकाउंट है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना पैसा आपको बायबैक में चाहिए उसको आप एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और ये जो अकाउंट खुलेगा इसका नाम हो जाएगा बायबैक बैंक अकाउंट। ठीक है, लॉ में लिखा होता है कि गगन पेमेंट फेलियर ना हो, इसलिए बिजनेस के साथ आप क्या करो, पहले अपना अमाउंट जो है एक डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अच्छा, अब क्या है कि केवल सुनना नहीं है, आंसर भी देना है। मैं लाइव क्लास इसलिए नहीं लेता कि लाइव क्लास में थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता है, डिस्टर्बेंस ज्यादा लग जाता है, कंसेप्ट में एफिशिएंसी में कमी होती है। तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास प्रेफर करता हूं, ताकि 1 घंटे में आपको ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट मिल पाए। नाउ अब रिकॉर्डेड क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप आंसर नहीं देंगे, आपको आंसर देना है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बैंक अकाउंट खोलना है, स्पेशल पर्पस बैंक अकाउंट खोलना है, उसमें अमाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, बताओ जी। मैं वेट कर रहा हूं, मुझे बताइए। बच्चों ने कहा कि सर जब हम बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफर करेंगे तो हमारा जो बैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि मेरे पास एक नया बैंक अकाउंट आ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा शेयर बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बहुत सिंपल सी एंट्री है कि मैं अपनी जो पहली एंट्री पास करूंगा वो पास करूंगा शेयर बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री क्या कह रही है, अगर आपने नहीं समझा तो आप कहोगे सर ये एंट्री क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही, बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट। तो मैंने अपने एक जो बैंक अकाउंट बिजनेस का बैंक अकाउंट था उससे मैंने एक नए अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, और उस अकाउंट का नाम मैंने रखा है शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। आप इक्विटी शेयर बायबैक बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर बायबैक बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने जनरल टाइटल दे दिया। तो पहला काम समझ में आया आपको। हर क्वेश्चन के अंदर पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस बायबैक का बैंक अकाउंट खोल के उसमें मनी ट्रांसफर करूंगा बैंक से। कंपनी का पैसा बैंक से निकल के एक स्पेशल बैंक अकाउंट में आ गया। क्या बायबैक हो गया? नहीं सर, बायबैक नहीं हुआ। अब जब आप बायबैक करेंगे तो बायबैक करते हुए आप जो पेमेंट करेंगे वो आप पेमेंट अपने बायबैक बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे। ठीक है सर, एक कंपनी अपने शेयर कैसे बायबैक करती है बाद में इसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे मार्केट में जाना है, शेयर मार्केट समझते हो? अगर आपने कभी की होगी, बहुत सारे बच्चों को तो आइडिया होगा। हम क्या करते हैं, हम एक टर्मिनल ले लेते हैं, जैसे जीरोदा है, आईसीआईसीआई है, कई सारे कंपनीज हैं, उनसे हम एक टर्मिनल ले लेते हैं, टर्मिनल में लॉग इन करते हैं। जिस कंपनी के शेयर का आपको प्राइस जानना हो उस शेयर का कंपनी का नाम एंटर कीजिए, उसके प्राइस आने लग जाएंगे। तो मैं अगर लिस्टेड कंपनी हूं, मुझे अपने शेयर खरीदने हैं, जाऊंगा अपने शेयर विंडो के ऊपर जाऊंगा, और वहां पर क्या करूंगा, वहां कंपनी का नाम लिखूंगा, रेट आ रहे होंगे, खरीदना है, एंटर मारो, खरीदो। तो खैर सर जो कंपनी, अब मैं अपने शेयर बाय करना चाह रहा हूं, तो मेरे जो शेयर हैं वो मेरी बुक्स में उनकी एक फेस वैल्यू थी, एक नॉमिनल वैल्यू थी, वो 10 रुपए की थी। तो हमारे शेयर की वैल्यू 10 रुपए की थी। लेकिन मैंने जब टर्मिनल विंडो के ऊपर देखा तो वो शेयर जो था, मान लीजिए वो शेयर 45 रुपीज का चल रहा था, और मैंने वो शेयर खरीदना है। अब शेयर क्यों खरीदे जाते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हमने शेयर को खरीदना, तो हमने शेयर को बाय कर लिया। अब शेयर को बाय कर लिया, अगर मेरी नॉर्मल एंट्री कोई मुझसे पूछता तो मैं एक एंट्री बना देता, शेयर या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नोट मत करना, बता रहा हूं। अगर मुझे शेयर 45 का मिलता और मुझे कोई कहता गगन एंट्री बताओ,
मेरे को बायबैक का कंसेप्ट नहीं आता, तो कम से कम इतनी एंट्री मेरे माइंड में आ जाती। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा पहली बात तो हमने ये करी कि हमने नॉर्मल बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं करनी, हमने अपने जो बायबैक बैंक अकाउंट खोला है उससे हमने पेमेंट करनी है। यानी अगर बच्चा मेरी इतनी सी बात को ध्यान से सुन रहा होगा तो उसको ये बात समझ में आ गई कि सर जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते हुए हम शेयर बायबैक बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जितना भी टोटल अमाउंट मेरे को दिया होगा क्वेश्चन में कि हमने बायबैक किस प्राइस पे किया है, वो हम यहां लिख देंगे। मैंने यहां पर आपको फिगर एक शेयर की दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन में तो आप जैसे क्वेश्चन बताएगा कि कंपनी ने 10,000 शेयर बाय किए 45 रुपीज पे, तो यहां जो वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू आती है, एक शेयर की नहीं आती, इतना आप समझते हो। ठीक है सर, तो अब ये जो मैंने शेयर या इन्वेस्टमेंट अकाउंट नाम लिखा है, तो मैं अब इसका नाम क्या लिखूंगा, मैं इसका नाम लिखूंगा इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, और टू शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। और मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, नीचे आ गया। ठीक है, ये दो मैंने आपको अभी एंट्री सिखाई। मैंने कहा टोटल मुझे 5 एंट्री सिखानी है। प्रॉब्लम ये थी कि एंट्री नंबर 1 कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी, सर क्यों बनाई, जरूरत क्या थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि लॉ में लिखा था, लॉ में लिखा था भाई एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना, तो मैंने पहले एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला और फिर मैंने शेयर को बायबैक कर दिया। बताएं, इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपने बायबैक किया है, लॉ कहता है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर बायबैक करेगी तो उन्हें अपनी शेयर कैपिटल कैंसिल करनी पड़ेगी। यानी अब मेरे पास जो थर्ड स्टेप आएगा वो ये आएगा कि मैं अपनी जो कैपिटल है उसे मैं कैंसिल करूंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक ऑफ शेयर्स दोनों में क्या हो रहा है, मेरी कैपिटल रिड्यूस हो रही है। अभी तक आप देखोगे तो मैंने कैपिटल को तो कहीं पर टच किया ही नहीं है। तो पहले मैंने बैंक अकाउंट खोला, फिर मैंने बायबैक की पेमेंट कर दी। अब मैं कह रहा हूं अब मैं अपनी कैपिटल को कैंसिल करूंगा। ठीक है, तो कैपिटल को कैंसिल करूंगा तो बेटे बड़ा सिंपल सा रूल है, कैपिटल और लाइबिलिटीज का बड़ा सिंपल सा रूल है कि कैपिटल और लाइबिलिटी बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। मुझे बताइए मैं कैपिटल को क्या कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, तो कैंसिल करने से मेरी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। और लॉ सॉरी अकाउंटिंग कहती है कि कैपिटल अगर डिक्रीज हो, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो क्या करना, डेबिट करना। तो अब मैं अपनी इक्विटी कैपिटल को डेबिट करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर मैंने तो 45 रुपीज पे किया है तो 45 रुपीज से डेबिट कर दूं। अरे नहीं, आपकी जो इक्विटी कैपिटल है वो आपकी बुक्स में इक्विटी शेयर कैपिटल आ रही थी 10 रुपए की, तो आप फेस वैल्यू यानी 10 रुपीज से डेबिट करोगे। और जो बायबैक आपने किया है टू इक्विटी शेयर बायबैक, ये आपने 45 रुपीज की पेमेंट की है। बुक्स में 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, आपने उसको 45 रुपीज पर बायबैक किया है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई जो मार्केट वैल्यू होती है वो केवल फेस वैल्यू के लिए नहीं होती, वो जो कंपनी के रिजर्व्स हैं उनकी भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सर मैंने ज्यादा पैसे दिए हैं, हालांकि कम भी दे सकते हैं बट ज्यादातर क्वेश्चन में ज्यादा ही पैसे देने होते हैं। तो मैंने अगर 10 रुपए के शेयर के बदले 45 रुपीज दिया तो सर नुकसान हो गया, तो मैं लॉस ऑन बायबैक डेबिट कर दूं। ठीक है, तो हम लॉस ऑन बायबैक को क्या लिखते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन बायबैक। तो आप यहां पर वर्ड यूज करेंगे प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक। तो प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक या प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। ये 10 रुपए का शेयर था, ये 45 रुपीज थे, तो इसका मतलब जो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी ये प्रीमियम ऑन बायबैक है। नाउ इसके बाद हमारी जो फोर्थ एंट्री है वो ये कहती है कि गगन सर जो भी लॉस आपको हुआ है, लॉस ऑन बायबैक, उसको आपको सेट ऑफ करवाना पड़ेगा। लॉस ऑन बायबैक को आपको सेट ऑफ करवाना पड़ेगा। अब लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे तो इसकी हमारी जो एंट्री होगी, मैं यहां पर रेड कलर से लिख रहा हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट
फ्री रिजर्व्स, P&L अकाउंट डेबिट, और लॉस का नाम था प्रीमियम ऑन बायबैक। मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को रेड कलर से लिखा है, इसलिए लिखा है कि इस चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करने की परमिशन है, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हालांकि वो भी सिमिलर कंसेप्ट होता है लेकिन वहां पर परमिशन नहीं है। तो आपको ध्यान रहे कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोनों में सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूटिलाइजेशन का थोड़ा सा अंतर है। यहां पर जब आप बायबैक के चैप्टर में आएंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट कर सकते हैं। क्या होगा एग्जाम में, अगर आपने इस बात को ध्यान नहीं किया तो कंफ्यूजन हो सकती है कि सर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी तो वैसा सा ही कंसेप्ट था, वहां तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं था, फिर यहां क्यों आपने कर दिया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो यूटिलाइजेशन है वहां लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को बायबैक में आप फ्री रिजर्व की तरह यूज करो। तो क्योंकि वहां पर केवल बायबैक में यूज करने को कहा गया, इसलिए हम केवल बायबैक में ही इसको यूज करते हैं। ये हमारी 4 एंट्रीज हैं और हमारा बायबैक हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास 5 एंट्रीज होती हैं। अब मैं 5वीं एंट्री आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले जरा इन 4 एंट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला, फिर मैंने उस सेपरेट बैंक अकाउंट से पेमेंट करके बायबैक कर लिया। अब बायबैक करने के लिए रीजन क्या था, हम कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते थे, कैंसिल करना चाहते थे। तो अगली एंट्री में मैंने कैपिटल को कैंसिल किया। कैपिटल 10 रुपए की थी लेकिन हमने पेमेंट ज्यादा की थी, तो जो लॉस था हमने उस लॉस को नाम रख दिया प्रीमियम ऑन बायबैक। और फिर मैंने कहा कि भाई प्रीमियम ऑन बायबैक जो आपका लॉस था उसको आप राइट ऑफ कराओ। तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व से उसको राइट ऑफ करा दिया। सर ये 4 एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास एक और बात लास्ट है, वो ये कि हमारा लॉ ये कहता है कि गगन बायबैक किया कहां से। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन इस चैप्टर का कंसेप्ट ये है कि बायबैक किया कहां से। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट करूं, आपको समझाऊं। तो पहले मैं आपको बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में एक बात समझाता हूं। मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पर आप रहते हैं और आपके ग्राउंड फ्लोर पे जो ओनर हैं उन्होंने बोला कि सर हम अपने ग्राउंड फ्लोर की एक वॉल निकाल के रूम को बड़ा करना चाहते हैं। अब बताओ आपको ऑब्जेक्शन होगी या नहीं होगी। भाई आप तो 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पर रहते हैं, आपका फ्लोर अपना है, उनका फ्लोर अपना है, वो अपने फ्लोर की एक वॉल निकाल रहे हैं, कह रहे जी हमारे नीचे रूम छोटे छोटे हैं, हमने वॉल निकालनी, हमने रूम को बड़ा करना है। अगर आप समझदार हैं तो आपको आपत्ति होनी चाहिए। और आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आपत्ति इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप ऊपर रहते हो, आपकी बिल्डिंग का जो लोड है वो नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे अगर कोई वॉल हट जाएगी तो ऑब्वियसली इस बात का रिस्क बढ़ जाता है कि कहीं बिल्डिंग कोलैप्स ना कर जाए। रिस्क है भाई। आप जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं भैया इस वॉल को नहीं निकालना, वो पूछेगा क्यों नहीं निकालना, आप कहोगे इससे कि मेरा एक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, मेरा रिस्क बढ़ रहा है। सिमिलरली जब हम कंपनी के अंदर कैपिटल की बात करते हैं कि हम कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, तो कई लोगों के इंटरेस्ट अफेक्टेड हो जाते हैं। और वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जिन्होंने कंपनी को पैसे दिए हुए हैं, यानी जो कंपनी में लोन जिन लोगों ने दे रखा है, जैसे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनका इंटरेस्ट अफेक्टेड हो जाता है। तो मैंने एक सिंपल बिल्डिंग के केस से आपको समझाया कि कहीं अगर किसी और काम हो रहा हो तो कई बार हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो यहां पर भी हम प्रभावित होंगे। बायबैक कहता है कि अगर कैपिटल को रिडीम किया जाए, बायबैक भी एक तरीके का रिडेम्पशन है। रिडेम्पशन पूरी कैपिटल का होता है, बायबैक थोड़ी कैपिटल का होता है। इट इज ऑल्सो रिडेम्पशन बट पार्ट ऑफ द कैपिटल है ये। तो यहां पर जो लेंडर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट प्रभावित हो जाता है। अब सर मेरा इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, अब नीचे आ जाओ। अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूं, अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूं तो मैंने वो दीवार निकालनी है, कमरे को बड़ा करना है। ऊपर वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो कह रहे गगन सर क्या बात कर रहे हो, नीचे की वॉल हटा रहे हो आप। मैंने कहा सर आप चिंता ना कीजिए, बिल्डिंग की जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, उसको पूरा ध्यान रखेंगे। हमने इंजीनियर साहब को बुलाया है और इंजीनियर साहब ने हमें बोला है कि हम एक एक्स्ट्रा पिलर या एक एक्स्ट्रा बीम डाल देंगे, जिससे जिससे क्या होगा कि बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी है वो पूरी हो जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है आप अपने इंजीनियर साहब को बुला लीजिए, हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं।
तो हम उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर आप नीचे बीम डाल रहे हो, पिलर डाल रहे हो, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप दीवार को हटाना चाहते हो तो हटा लो, हम आपको दो विकल्प दे रहे हैं, या तो उस दीवार की जगह नई दीवार खड़ी कर दो। कई बार होता है ना, हाँ भाई वो दीवार हमारी ना खराब हो गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हम दीवार को हटा के दीवार की जगह नई दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप रूम को मोर स्पेशियस करने के लिए दीवार हटाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ के लिए आपको पिलर डालना पड़ेगा। अब ये बड़ी टेक्निकल टर्म है कि मैंने आपको आसान भाषा में समझाई कि कई बार कोई काम होता है तो हम कहते हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी मेंटेन करो, और सिक्योरिटी मेंटेन करने के दो रास्ते होते हैं। इसी तरह से अगर कोई कैपिटल का बायबैक होगा, अगर कोई कैपिटल का रिडेम्पशन होगा, तो लॉ कहता है कि क्रेडिटर्स और लेंडर्स का इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, उसको सिक्योर कर दो। हमने कहा कैसे सिक्योर करना है? उन्होंने कहा दो रास्ते हैं। जैसे पहला रास्ता था दीवार हटा रहे हो तो नई दीवार ले आओ, तो यानी कि अब दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो आप न्यू कैपिटल को इशू कर दो। अब कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वो कहेंगे सर ये क्या बात हुई, इधर से आप कैपिटल को बाय कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, इधर से आप कैपिटल को इशू कर रहे हो, ये क्या इलॉजिकल काम है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी कैपिटल के प्रोपोर्शन को चेंज करना है, इक्विटी कैपिटल को बायबैक कर रहा हूं और प्रेफरेंस कैपिटल को इशू कर रहा हूं। यानी इक्विटी को बायबैक करके इक्विटी इशू नहीं कर रहा, अगर इक्विटी को बायबैक कर रहा हूं तो प्रेफरेंस कैपिटल को इशू कर रहा हूं। यानी इशू होगी तो दूसरी कैपिटल इशू होगी। अगर मैंने प्रेफरेंस कैपिटल को बायबैक करना है तो इक्विटी कैपिटल इशू हो सकती है। यानी सेम क्लास नहीं इशू होगी, डिफरेंट क्लास इशू हो सकती है, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। तो पहला तो तरीका यह है कि आप नई कैपिटल को इशू करो। अब मान लेते हैं कि मैंने ये जो कैपिटल बायबैक करी थी, लेट अस सपोज ये जो कैपिटल मैंने बायबैक करी थी ये 20 लाख की कैपिटल थी, फेस वैल्यू के हिसाब से बात कर रहा हूं। यानी कि मैंने 2 लाख शेयर्स बायबैक किए हैं मार्केट से, मेरा एक शेयर 10 रुपए का, मैंने मार्केट से 45 रुपीज का खरीदा था, तो मैं जो उसकी फेस वैल्यू, जो कैपिटल मैंने रिड्यूस की है उसकी बात कर रहा हूं, वो मैंने 20 लाख रिड्यूस की है। वही मेरा मेन डिस्प्यूट का वजह है लेंडर्स के साथ। तो लेंडर्स ने ये कहा गगन सर या तो इसकी जगह आप नई कैपिटल इशू करो। मैंने कहा चलो, मैंने कोई नई कैपिटल इशू नहीं की, तो फिर लॉ कहता है गगन सर दूसरा काम करो, तो आपको ये रिडेम्पशन या बायबैक करनी पड़ेगी आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। यानी जब आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको एक कंसेप्ट मिलेगा कि आप रिडेम्पशन कहां से कर रहे हैं। या तो आप रिडेम्पशन करेंगे आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपने रिडेम्पशन की फ्रेश इशू से। अगर आपने फ्रेश इशू नहीं किया तो दूसरा ऑप्शन है रिडेम्पशन किया आउट ऑफ रिजर्व से, इसे हम बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसे हम बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। पूरे चैप्टर में ये सबसे मेन कंसेप्ट है, सबसे मेन कंसेप्ट यही है। अगर आपने 20 लाख रुपीस की कैपिटल रिडीम की है तो क्वेश्चन आपसे पूछना है, आपने क्वेश्चन से पूछना है फ्रेश इशू किया। सपोज क्वेश्चन कहते हैं नहीं मैंने फ्रेश इशू नहीं किया, तो आपको 20 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व का एंट्री क्रिएट कर देना है। ओके, दूसरी ऑप्शन, क्वेश्चन कहता है कि जी हमने तो 5 लाख रुपए की नई कैपिटल इशू करनी है, तो 5 लाख की कैपिटल आपने इशू करनी है, तो इसका मतलब है फिर आपको इस केस में 15 लाख का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। और इसको मैं अपनी सरल भाषा में बोलूंगा कि 5 लाख प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू है और 15 लाख रुपए का आउट ऑफ फ्री रिजर्व है। सर क्या मैं 10 लाख रुपए की कैपिटल इशू कर दूं और 10 लाख रुपए का ये बना दूं? कोई दिक्कत नहीं। सर क्या मैं पूरी 20 लाख रुपए की नई कैपिटल इशू कर दूं? तो फिर आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। यानी आपको ये लॉ नहीं कहता कि दीवार हटा के दीवार ही बनानी है। लॉ कहता है अगर दीवार हटेगी तो या तो दीवार बनाओ या पिलर बनाओ या दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो। मुझे उतनी सिक्योरिटी चाहिए जितनी कैपिटल आपकी कम हुई, 20 लाख हुई, तो आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर के 20 लाख रुपीस की सिक्योरिटी लानी है। अगर आपने फ्रेश इशू कर दिया तो कैपिटल डिक्रीज हुई और कैपिटल बढ़ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है।
लेकिन अगर आपने फ्रेश इशू नहीं किया है या आपने कम अमाउंट का इशू किया है तो जितने अमाउंट का कम है उतने अमाउंट का आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। अब सर सीआरआर और कैपिटल ये दोनों तो अलग अलग बातें होती हैं, तो लॉ ये कहता है कि गगन सर आगे चल के बच्चों को बता देना कि इट इज जस्ट लाइक कैपिटल। बट ये कैपिटल कहां से बनेगी? रिजर्व से बनेगी। तो यानी ये भी एक तरीके की कैपिटल है। तो हम लेंडर्स को बोलेंगे कि भाई हमने तुम्हारी कैपिटल को हटाया नहीं है, जितना हटाया है उतना कैपिटल नया आया है, या फिर नया नया नहीं आया है तो हमने सीआरआर बनाया है। सीआरआर भी एक तरीके की कैपिटल होती है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। यानी कि मेरे को एक एंट्री और सीआरआर के रिस्पेक्ट में बनानी पड़ती है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिजर्व बनाने की एंट्री क्या होती है? रिजर्व को करते हैं हम क्रेडिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर को हम करते हैं क्रेडिट, और रिजर्व जहां से बना रहे हो उसको डेबिट करो। तो इस चैप्टर के अंदर अगेन सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व है, तो सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को करता हूं डेबिट। सर मेरे को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है 20 लाख का, मैं फर्स्ट केस लेके चल रहा हूं, मुझे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है 20 लाख का, और मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर केवल बैलेंस आ रहा है 8 लाख, तो ये एंट्री पूरी नहीं हो रही। तो फिर लॉ कहता है गगन कोई बात नहीं, अगर यहां से पूरी नहीं हो रही तो आप कोई भी फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करो, मतलब आप जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर लो। सर मेरे पास जनरल रिजर्व केवल 10 लाख रुपए के पड़े हैं अभी भी पूरी नहीं हुई, तो फिर आप P&L का इस्तेमाल करो सॉरी, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व का यूज करो, लो पूरा कर दो। शुरुआत करो सिक्योरिटीज प्रीमियम से, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही 20 लाख मिल जाए तो सिंपल सी एंट्री है सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सीआरआर। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर 20 लाख पूरे नहीं है तो फिर आप फ्री रिजर्व यूज करो, मतलब जनरल रिजर्व को यूज कर लो। जनरल रिजर्व नहीं है तो P&L को यूज कर लो। P&L जनरल रिजर्व दोनों आगे पीछे यूज हो सकते हैं। और अगेन मैंने बताया कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक ऑफ शेयर्स दोनों एक जैसे चैप्टर होते हैं, दोनों में अंतर यह है कि बायबैक के अंदर लॉ ये कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फ्री रिजर्व होता है, तो इसलिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का जगह जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। लो जी बायबैक खत्म हो गया। सर ये 5 ही एंट्रीज होती है? मैंने कहा ना, ये 5 हमारी कोर एंट्रीज हैं जो कि हमें बनानी ही बनानी है। ठीक है, इसके सिवाय कुछ एडिशनल एंट्रीज भी हो सकती हैं, क्योंकि आपकी पहली क्लास है, रिविजनरी क्लास नहीं है, वरना मैं वो सारी बातें भी साथ ही बता देता, 1 घंटे के अंदर हो जाती। तो पहले हम इतनी बात समझ लें। हमने बायबैक का एक बैंक अकाउंट खोला, उस बैंक अकाउंट के यूज करके हमने बायबैक किया, और उस बायबैक से हमने अपनी कैपिटल को कैंसिल किया। कैपिटल को कैंसिल करने में अक्सर नुकसान होता है, लेकिन हो सकता है कि एक्सेप्शनल केस है, नुकसान नहीं हुआ। बाजार में शेयर 8 रुपए का चल रहा था, LML कंपनी है, भाव से नीचे चल रही है, फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो फिर मेरे को फोर्थ वाली एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं। यानी फोर्थ एंट्री कब पास करनी पड़ती है? जब लॉस हुआ हो। तो मैंने लॉस को सेट ऑफ किया। लॉस को सेट ऑफ कहां से करते हैं? प्रॉफिट्स में से सेट ऑफ करते हैं, लेकिन लॉ ने कहा सिक्योरिटीज प्रीमियम इस चैप्टर के लिए फ्री रिजर्व है, इसलिए मैंने इसको यूज किया। और फिर मुझे एक चेकिंग करनी है कि आपने कितनी कैपिटल बायबैक की है, जो उसकी फेस वैल्यू है वो मैं बार बार हर क्वेश्चन में बताता रहूंगा। अगर वो फेस वैल्यू आपकी जो फ्रेश इशू से कम है तो आपको एक सीआरआर क्रिएट करना है, और फिर ये सीआरआर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फेज में हम बात करेंगे कि सीआरआर को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, फ्रेश इशू कैसे होता है, और पैसे अरेंज करने के लिए इन्वेस्टमेंट सेल की जाती है, वो सारी बातें बाद में। पहले 5 कोर एंट्रीज अगर आप सीख गए हो तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ूं। और ये यहां पर मैंने आपके कंसेप्ट के अंदर नोट करके ये 5 एंट्रीज लिख के दी हुई है। अब आप चाहो तो इसकी नोट मेकिंग कर सकते हो कि ये 5 एंट्रीज आपको याद हो जाएं। ये मैंने यहां पर आपके लिए ये 5 एंट्रीज यहां पर लिख करके दी हुई है। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूं, 5 एंट्रीज के ऊपर आपको क्वेश्चन कराता हूं। मैंने यहां पर एंट्री का, इस वाली एंट्री का कलर चेंज कर दिया, ताकि बच्चों को ध्यान रहे कि सिक्योरिटी सर ने इस चैप्टर में खास बात कही थी। अच्छा ये जो सीआरआर आप बनाते हैं सिक्योर, अभी मैं कलर
अब ये जो सीआरआर बनाते हैं इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी ये मैंने यहां पर आपको नोट करके दे दिया। क्वेश्चन करेंगे समझ जाएंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में हमें सीआरआर 20 लाख रुपीज का बनाना था, तो हम पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को चेक करते हैं। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस कम पड़ जाए तो जनरल रिजर्व P&L का हम इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों हम फ्री रिजर्व। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का यूज ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर होता है, यानी इससे हम फ्री में शेयर इशू कर देंगे बाद में हमेशा, और कोई इसका यूज नहीं होता। तो ये जब तक पड़ी रहेगी, अल्टीमेटली बाद में इसने कैपिटल ही बनना है, तो ये कैपिटल ही होती है। जब तक बोनस शेयर इशू नहीं हुए सीआरआर के नाम से पड़ी है, और सीआरआर क्या है, एक तरीके की कैपिटल है। ठीक है, हमने कोर एंट्रीज सीख ली, उसके बाद क्वेश्चन बाकी एंट्रीज की बात करेगा तो वो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा चैप्टर है, ये बुक हमारे पास भूषण गोयल सर की, आपके पास कोई भी हो चलेगी। बस इस चैप्टर में हमारा और सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल सिक्योरिटीज प्रीमियम के पॉइंट पे कुछ डिस्प्यूट करता है। पूरा कॉमर्स पढ़ाते हुए मैं बच्चों से ये बात फ्रीली कहता हूं कि बेटे सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर कॉमन हो तो पढ़ लिया करो। तो यहां पर आपने सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए के नजरिए से उसको देखना, कॉलेज वाले बच्चे अपने कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक से पढ़ लेना। जो भी बुक हो आपके पास, कोई भी बुक चलेगी, मुझे कोई इशू नहीं। तो लेकिन स्टार्टिंग के मेरी जो ये बुक है इसके अंदर 12 पेजेस में कंसेप्ट दिए, तो मैं अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करूं, मैं इनको स्किप करते हुए आगे जा रहा हूं। अच्छा सर दिखाया भी मत करो, कंफ्यूजन। अरे बेटे आइए, हमारे पास एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है। एग्जाम में इतनी बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हमने 5 एंट्रीज अभी आपको सिखानी है, इसीलिए हमने आपको पहले बेसिक सा एक क्वेश्चन दिखाया। RSP लिमिटेड, RS प्राइवेट लिमिटेड परचेजेस 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी ने 50,000 शेयर 10 रुपए के खरीदे हैं एट 40 रुपीज पर शेयर, और ये हमें 40 रुपीज के मिले हैं, यानी 10 रुपए का शेयर 40 रुपीज पे मिला है, मतलब 30 रुपीज का लॉस है। तो पहले तो मैंने अमाउंट निकाला कि हमने 50,000 शेयर्स बाय किए हैं एट द रेट ऑफ 40 रुपीज, तो ये अमाउंट तो सर 20 लाख ही आ गया, सिंपल है। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं नो फ्रेश इशू इज मेड फॉर दिस पर्पस। वो कह रहे हैं कि देखो मैंने आपको बताया था, आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, आप वॉल को रिमूव कर रहे हैं, तो या तो वॉल की जगह पर वॉल लाइए। कैपिटल आपने परचेज किया है, कैंसिल होगी, तो कैपिटल की जगह पर कैपिटल लाइए। तो वो कह रहे गगन सर इस सिंपल से क्वेश्चन कैपिटल इशू नहीं की, पर कोई बात नहीं, आगे आने वाले कैपिटल इशू होगी, कुछ कैपिटल इशू होगी, कुछ सीआरआर बनेगा। नाउ मुझे सिर्फ आप ये बता दो कि आपने कितनी कैपिटल इसमें कैंसिल की है। मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि आपने कितनी कैपिटल इस क्वेश्चन में कैंसिल किया। तो RS प्राइवेट लिमिटेड परचेजेस 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी इसके अंदर 5 लाख रुपए की कैपिटल कैंसिल होगी। यानी जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज की है, तो कैपिटल कितनी कैंसिल होगी, 10 रुपीज। 30 रुपीज का लॉस है। तो क्योंकि आपने 5 लाख की कैपिटल कैंसिल की है, तो आपको 5 लाख या उससे ज्यादा की कैपिटल इशू करनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कोई भी कैपिटल इशू नहीं की। इसका मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि मेरे पास सीआरआर कितना बनेगा, 5 लाख का बनेगा। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये मिस्टेक हो सकती है कि सर 20 लाख का क्यों नहीं बना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज अ बैलेंस ऑफ 50 lakhs इन जनरल रिजर्व अकाउंट। इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास जनरल रिजर्व में 50 लाख रुपए का बैलेंस है, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया नहीं है। देना चाहिए था, क्वेश्चन दे देता, मान लीजिए कोई भी फिगर दे देता, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, तो और बढ़िया क्वेश्चन हो जाता, मगर कोई बात नहीं। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी लॉ। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, एग्जाम में इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 50,000 इक्विटी शेयर्स को बाय बैक किया है
₹10 वाले शेयर्स हैं, लेकिन आपने उनको ₹40 पर बायबैक किया है, यानी कि टोटल 20 लाख रुपीस की इसमें पेमेंट है। ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन कह रहा है जनरल रिजर्व में आपके पास 50 लाख रुपए का बैलेंस चल रहा है। आपने कोई भी फ्रेश इशू इस क्वेश्चन में नहीं किया है, इसका मतलब है कि आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। नाउ एंट्री नंबर 1, सिंपल एंट्री नंबर 1, पहले मैं अपने पास स्पेशल बैंक अकाउंट खोलूंगा। तो मेरी पहली एंट्री होगी शेयर बाय बैक बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंपल बैंक अकाउंट। अमाउंट बताओ जी कितना आएगा सर? 20 लाख। ठीक है, बीइंग बाय बैक बैंक अकाउंट ओपन। ठीक है। नंबर 2, अब मैं बायबैक करूंगा। तो जब मैं बायबैक करूंगा तो मेरे पास एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर बायबैक बैंक अकाउंट। आप यहां पर इक्विटी भी लगा सकते हो, अकाउंट का नाम लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इक्विटी वर्ड को लगाया नहीं है। लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 lakhs और 20 lakhs being 50,000 shares bought back at the rate 40 rupees। अब ये शेयर आपने क्यों खरीदे हैं? तो सर ये शेयर हमने खरीदे हैं कैंसिल करने के लिए। तो मेरे जो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। अब हमने छोटी क्लासों में प्रीमियम को पढ़ रखा है कि प्रीमियम तो फायदा होता है, लेकिन यहां पर प्रीमियम को मैंने डेबिट कर रखा है, तो ये एक तरीके से नुकसान है। ध्यान रखना, कहीं पता चले आप इसे प्रीमियम मान के चल पड़ो। टू इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट, तो ये आपने 20 लाख का ये आपने बाय बैक किया। अब इन दोनों का अमाउंट डालने में बच्चों को गलती होगी, पहली बार पढ़ रहे हो गलती होगी। तो आपने समझना है, आपने 50,000 शेयर्स को बायबैक किया, यहां पर हमेशा फेस वैल्यू आती है, और यहां पर जो 50,000 शेयर्स का आपने प्रीमियम दिया वो वाली वैल्यू आती है। ध्यान से समझ लो, बायबैक मेरा 20 लाख का है। अब उसका ब्रेकअप समझो, उसका ब्रेकअप कैपिटल हमेशा 10 रुपीज की चल रही है, तो ये कितनी हो गई सर? ये होगी हमारे पास 5 लाख और ये हो गई हमारे पास 15 लाख। अब सर मैंने इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना था, जो ये प्रीमियम मैंने 15 लाख का दिया इसको मैंने राइट ऑफ करना था। तो याद करो मेरा कंसेप्ट ये कहता है गगन इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले ढूंढना सिक्योरिटीज प्रीमियम को। तो क्वेश्चन में तो सर कहीं पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस दिया हुआ नहीं है। मैं फिर भी आपको याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं कि अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम होता तो पहले मैं उसको डेबिट करता, लेकिन मेरे पास है नहीं, इसीलिए अब मुझे जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। सर अगर मेरे पास P&L होता तो क्या मैं पहले P&L लिखूं या पहले जनरल रिजर्व लिखूं? तो बेटे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आपकी मर्जी होती है, जो लिखना चाहो वो लिख लो। और 2 प्रीमियम ऑन बायबैक, हमेशा प्रीमियम ऑन बायबैक का अमाउंट सबसे पहले लिखा जाता है। जो मैंने लॉस राइट ऑफ करना पहले वो लिखूंगा। कहां से राइट ऑफ करूंगा? पहले ढूंढने जाऊंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, वो है नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो फिर जनरल रिजर्व से। अब ऊपर जनरल रिजर्व में बैलेंस 50 लाख लिखा है, तो थोड़ी ना 50 लाख यहां डाल दूंगा। अरे मुझे जितना यूटिलाइज करना है उतना ही अमाउंट यहां लिखूंगा, तो यहां पर 15 लाख लिखूंगा। तो ये मेरी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अब अगर बच्चा इस एंट्री को नहीं समझता तो वो क्वेरी करता है, कह रहे सर जनरल रिजर्व तो 50 लाख का था, तो यहां पर मैं जनरल रिजर्व का बैलेंस सारा थोड़ी लिख दूंगा। प्रीमियम ऑन बायबैक जो है वो वाला अमाउंट यहां लाता हूं पहले, यानी पहले क्रेडिट वाली एंट्री का अमाउंट लिखा जाता है, आप सरल भाषा में लिख लेना। फिर उसको हम एक एक करके राइट ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को देखते हैं, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल जाता, मान लीजिए इस क्वेश्चन में मुझे 7 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल जाता, तो मैं 8 लाख रुपए जनरल रिजर्व में लिखता। यानी आपको अमाउंट को कैसे अप्रोप्रिएट करना है वो आपको समझना पड़ेगा। हाँ, 2 3 4 क्वेश्चन है इसीलिए है कि ये आप समझ पाओ।
अब उसके बाद सर मेरे पास एक एंट्री और आएगी, एक एंट्री और आएगी मेरे पास। अब मेरे पास एंट्री आएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। नाउ अब यहां पर एक वर्किंग नोट, यहां पर आप वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब ये वाला अमाउंट ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लेते हैं फेस वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बॉट बैक, फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बॉट बैक। तो आपने 50,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अब आपने खरीदे तो 40 रुपीज पर है, लेकिन 40 रुपीज में से उनकी जो फेस वैल्यू, जो कैपिटल आप हटा रहे हो बैलेंस शीट में से, वो केवल 5 लाख रुपए है। तो यहां लिखोगे 5 लाख माइनस प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब भी फेस वैल्यू होता है, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, वो इस क्वेश्चन में नील है। इसका मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो बनेगा 5 लाख का बनेगा। अब ये कहां से बनता है, तो पहले यहां पर ये वाला अमाउंट डाल देंगे, ये वाला अमाउंट पहले यहां आएगा 5 लाख। अब ये कहां से बनेगा, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम में कोई अमाउंट मिल जाए, क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं तो फिर मेरे पास चाहे फ्री रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे P&L हो, चाहे डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व हो, जो हो वो यूज कर लेंगे। तो क्योंकि मेरे पास ये है नहीं इसलिए मैंने यहां पर 5 लाख लिख दिया। अब सर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, फिर भी आपने लिखा क्योंकि आपको याद दिलाना था, कंसेप्ट समझाना था। ऐसा ना हो कि एग्जाम में ना हो, आप लिख करके आ जाओ सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो भी रेड कलर से। बेटे मैं आप पर शक नहीं कर रहा, मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं, मेरी बात का बुरा मत माना करो। अच्छा वैसे मेरी बात को बहुत सीरियस तुम लोग ले लेते हो। जब मैं कहता हूं कि मैंने वीडियो यूट्यूब के ऊपर पोस्ट किया, कमेंट कर दो, तब तो आप कमेंट करते नहीं, है ना, तब तो आप कहते नहीं 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 सर आपने बढ़िया पढ़ाया, हमने कई सारी वीडियोस देखी, आपकी हमें अच्छी लगी, हमने आपको 10 में से कितने नंबर दिए। मैं कहता हूं अच्छा उसको सब्सक्राइब कर लो, तो भी आप नहीं करते। मैं कहता हूं अपने दोस्त को रिकमेंड कर दो, फॉरवर्ड कर दो, कॉलेज के ग्रुप में डाल दो, तब भी आप नहीं डालते, है ना। बस ये मैसेज डाल देते हो कि सर अगली वीडियो कब आएगी। अरे अगर सारी वीडियोस मैं फ्री में डाल दूंगा तो अपना घर कैसे चलाऊंगा भाई। खैर कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, क्या कह सकते हैं। ये हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके साथ में की। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कह रहा है संगीता लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। अब अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो भैया बाजार में होते नहीं है, कहां से खरीदेगी। तो ये थ्योरेटिकल बातें हैं कि खरीदने के हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं, लेकिन हम जब एंट्री बनाते हैं तो हमें क्या मतलब प्रोसीजर कैसे किया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संगीता लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, हैड इशूड कैपिटल ऑफ 50 लाख, उसने 50 लाख की कैपिटल इशू की थी, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी इनके पास 5 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए वाले। बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज 2 लाख। अरे वाह, ये मेरे काम की बात हो गई। अब की बार मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपए का बैलेंस है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास 2 लाख का है, और जनरल रिजर्व हमारे पास 3 लाख का है। द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने कहा कि हम 1 लाख शेयर बाय बैक करेंगे 10 रुपए के हिसाब से। यानी जो ये बताओ अब आपकी कैपिटल कितनी रिड्यूस होगी। सर हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी 10 लाख रुपए से। अब लॉ कहता है ये 10 लाख की कैपिटल या तो आप न्यू कैपिटल लेके आओ या फिर आप CRR लेके आओ। पूरे चैप्टर का कंसेप्ट यही है। इसके बदले में या तो नई कैपिटल लेके आओ और नहीं तो CRR लेके आओ, नहीं तो दोनों लेके आओ, दोनों मिला के हमें 10 लाख रुपए मैच कराने हैं। नाउ द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 8 पर शेयर। ओहो, ये इकलौता क्वेश्चन है जहां पर आपको शेयर बाजार में सस्ता मिल रहा है। LML का एग्जांपल आ गया।
द कंपनी हैड इशूड 50,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। वो कह रहे हैं भाई कंपनी ने नए शेयर इशू किए हैं, 50,000 शेयर इशू किए हैं ₹10 वाले, तो ये ₹5,00,000 का हो गया। मुझे बस ये बता दो, अब आप कंसेप्ट सीखे हो तो ये बता दो इस क्वेश्चन में सीआरआर कितना बनेगा। अगर आपका आंसर ₹5,00,000 है तो आप बुनियादी बात, स्ट्रक्चरल जो पॉइंट है वो सीख चुके हो। अच्छा जी, द कंपनी, अच्छा वो तो बात हमने पढ़ ली। कंपनी ने 50,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, तो मैंने ये बात बताई थी अगर हम बाय बैक इक्विटी का कर रहे हैं तो हमारे फ्रेश इशू प्रेफरेंस ही हो सकते थे, और ये कंपनी ने 3 महीने पीछे किए थे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये बायबैक के पर्पस से थे, ऐसे नहीं कि किसी और पर्पस के लिए होंगे तो फिर ये काउंट नहीं होंगे। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ द कंपनी, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप करेंगे, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। नंबर 1, पहला वही काम होगा, आप बाय बैक का बैंक अकाउंट खरीदोगे, खोलोगे। दूसरा नंबर, आप बाय बैक की पेमेंट करोगे। अब बाय बैक की पेमेंट कितनी होगी? 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹8 ईच, ₹8,00,000 की पेमेंट होगी, क्योंकि यहां पे शेयर हमें सस्ता मिल गया। उसके बाद आपको शेयर कैंसिल करने पड़ेंगे, तो शेयर जब आप कैंसिल करोगे तो यहां पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको लॉस हुआ नहीं, तो जो फोर्थ एंट्री हम लॉस को राइट ऑफ करते थे वो वाली एंट्री, फोर्थ वाली एंट्री यहां पर नहीं बनेगी। अच्छा जी, फिर फिफ्थ वाली एंट्री हम बनाएंगे। फिफ्थ वाली एंट्री में पहले हम फ्रेश इशू की एंट्री बनाएंगे, जो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया उनकी एंट्री बनाएंगे, और फिर इस क्वेश्चन में आप सीआरआर की एंट्री बनाओगे। यानी इस क्वेश्चन में एक एंट्री कम हो गई क्योंकि लॉस नहीं हुआ, उसको राइट ऑफ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक एंट्री बढ़ गई कि आपको प्रेफरेंस शेयर की इशू करने की एक एंट्री बनानी पड़ेगी, और मैं समझता हूं वो सभी बच्चों को पता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में बाकी जो बचे हुए आपके कौन से सिचुएशनल एंट्रीज और कौन सी आती है मैं वो बताऊंगा, और फिर वो एंट्री वाला पार्ट जो चैप्टर का है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक क्लास में हम आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट बताएंगे, चैप्टर खत्म, एग्जाम में आएगा, आप डांस करेंगे, कहेंगे थैंक यू गगन सर, आपने हमारे बाय बैक के पूरे नंबर फिक्स करवा दिए। हाँ, वो थैंक यू तुम मन में कहते हो, भूल जाते हो, चले जाते हो, और वहां वीडियो पर लिखते नहीं हो। अरे तुम्हारे घर में कॉमर्स में कोई भी पढ़ रहा हो, छोटे भाई बहन हो, बड़े हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, आईसीडब्ल्यू कर रहे हो, चाहे कॉमर्स के आईएएस आईपीएस का एग्जाम दे रहे हो, अरे थोड़ा मेरा नाम रिकमेंड कर दिया करो, है ना। चलो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय, सी यू। सेकंड क्वेश्चन कर लीजिएगा, और वो जो कंसेप्ट है वो नोट कर लीजिएगा, नहीं किया होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा मौका मिलेगा। चलिए बाय बाय।